ओके, अब हम देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो ब्रेस्ट कैंसर में सबसे पहले इट इज़ अ हार्मोन ड्रिवन कैंसर। ओके, इट्स अ हार्मोन ड्रिवन कैंसर। उसके रिस्क फैक्टर तो इंक्रीजिंग एज, अर्ली मेनार के, लेट मेनोपॉज। ओके, जब भी ईस्ट्रोजन से एक्सपोजर होगा फीमेल का, कि ईस्ट्रोजन से एक्सपोजर वो ज़्यादा होगा, वैसे इंक्रीज चांस होता है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो अर्ली मिनार के, लेट मेनोपॉज, देन फैमिली हिस्ट्री, बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल हिस्ट्री आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, इट इंक्रीजेज पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू ईस्ट्रोजन, फिर अल्कोहल, स्मोकिंग एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जहाँ पे हम ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन देते हैं वो। अब लो डोज ओसी पिल्स, दे डू नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ओके, लो डोज ओसीपी दे डू नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। फिर नलीपेरिटी एंड मैटरनल एज एट द फर्स्ट लाइव बर्थ। तो अगर लेस देन 20 ईयर होगा तो इट इज़ प्रोटेक्टिव, अगर मोर देन 30 ईयर तो इट इज़ हाई। तो प्रेगनेंसी स्टेट जो होता है इट इज़ प्रोटेक्टिव फॉर ब्रेस्ट कैंसर। इस तरह ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो भी प्रोटेक्टिव होता है अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। अब जेनेटिक्स देखते हैं, या तो फैमिलियल हो सकता है या फिर स्पोरेडिक। स्पोरेडिक जो होता है वो मोर कॉमन होता है, 90% जो केसेस होता है वो स्पोरेडिक होता है। इसमें जो जीन म्यूटेशन होगा वो है P53 जीन म्यूटेशन। फैमिलियल में जीन म्यूटेशन वो होगा BRCA1, कि मोस्ट कॉमन जीन म्यूटेशन वो है BRCA1। ओवरऑल मोस्ट कॉमन जीन म्यूटेशन पूछे तो स्पोरेडिक में ही होगा P53, लेकिन फैमिलियल केस में जीन म्यूटेटेड पूछे मोस्ट कॉमन जीन म्यूटेटेड तो वो है BRCA1। अब ये BRCA जीन के बारे में देखते हैं। तो BRCA1 होता है और BRCA2। BRCA1 जो होता है वो 17q में प्रेजेंट होता है ऑन द क्रोमोसोम, BRCA2 एट 13q। ये BRCA जीन जो है वो इतने सारे कैंसर्स के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन, कोलोरेक्टल, प्राइमरी पेरिटोनियल कैंसर, पैंक्रियाटिक, मेल ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर, तो ये सारे कैंसर हो सकते हैं बाय BRCA जीन म्यूटेशन। उसमें से जो ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर जो है वो BRCA1 जीन म्यूटेशन में ज़्यादा होता है। ओके, BRCA1 में ज़्यादा देखने को मिलता है ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। बाकी जो लास्ट तीन है पैंक्रियाटिक, मेल ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट, वो BRCA2 जीन म्यूटेशन में देखने को मिलते हैं ज़्यादा। तो ये ब्रेस्ट एंड ओवेरियन BRCA1 एंड पैंक्रियाटिक, मेल ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट इन BRCA2। अब BRCA1 ब्रेस्ट ट्यूमर्स जो होते हैं दे आर मोर अग्रेसिव। एक तो बेसल सब टाइप होता है उनका, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। मोर अग्रेसिव होते हैं, दे आर पुअर प्रोग्नोसिस एंड मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजी इज मेडुलरी कार्सिनोमा। कि मेडुलरी कार्सिनोमा वो भी जो होगा बहुत अग्रेसिव ट्यूमर होगा। BRCA2 ब्रेस्ट ट्यूमर्स जो होता है वो लुमिनल सब टाइप के होते हैं एंड दे आर बेटर प्रोग्नोसिस। अब ये BRCA म्यूटेशन इट कैन प्री डिस्पोज अ पेशेंट टू HBOC। HBOC इज हेरिडिटरी ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर, हेरिडिटरी ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम। तो इसलिए ऐसा कोई भी पेशेंट जिसका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव वो BRCA म्यूटेशन है तो उसे हमें स्क्रीन करना चाहिए। ओके, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स नीडेड टू बी स्क्रीन्ड। लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए इनिशियली, लाइक वेट रिडक्शन, रेगुलर एक्सरसाइज, क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल। एंड यंग एंड हाई रिस्क पेशेंट में हम स्क्रीनिंग करेंगे बाय MRI। ओके, यंग पेशेंट में हम MRI के थ्रू स्क्रीनिंग करते हैं, MRI यूज़ करते हैं फॉर स्क्रीनिंग। अब कुछ रिस्क रिडक्शन टेक्निक्स है। रिस्क रिडक्शन टेक्निक्स, पहली है बायलैटरल प्रोफाइलेक्टिक मेस्टेक्टोमी। बायलैटरल प्रोफाइलेक्टिक मेस्टेक्टोमी, इसमें हम ब्रेस्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन ये स्किन एंड निपल स्पेयरिंग मेस्टेक्टोमी, इसलिए स्किन और निपल को हम प्रिजर्व करते हैं। इसी वजह से 5% रिस्क तो रहता ही है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। 95% रिस्क वो कम होता है, बट 0% रिस्क रिडक्शन इन ओवेरियन कैंसर, क्योंकि ओवरी को तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो ओवेरियन कैंसर उसका रिस्क जो है वो रिड्यूस नहीं होता, वो तो रहता ही है। ओवेरियन कैंसर का रिस्क है तो रिस्क रहता ही है। तो इसी वजह से हम दूसरी सर्जरी है वो है बायलैटरल साल्पिंगो ओफ्रेक्टोमी या फिर रिस्क रिडक्शन साल्पिंगो ओफ्रेक्टोमी। ये ओवेरियन कैंसर का रिस्क कम करता है बाय 90%, बट 10% रिस्क फिर भी रहता है फॉर प्राइमरी पेरिटोनियल कैंसर एंड फैलोपियन ट्यूब स्टमक कैंसर। ये ओवेरियन कैंसर का रिस्क कम करता है बाय 90% एंड ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क कम करता है बाय 50%। तो दोनों कैंसर का रिस्क कम हुए। एंड बेस्ट टाइम टू अंडरगो दिस बायलैटरल साल्पिंगो ओफ्रेक्टोमी इट इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फैमिली, बट बिफोर 40 ईयर्स ऑफ एज। ओके, बिफोर 40 ईयर्स ऑफ एज, तो ये भी याद रखना है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फैमिली बट बिफोर 40 ईयर्स ऑफ एज। ये था बायलैटरल साल्पिंगो ओफ्रेक्टोमी। उसके बाद तीसरा वो एक ड्रग है SERM, विच इज सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, एंड ड्रग इज टैमोक्सिफिन। इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बाय 47%। तो ये 3 रिस्क रिडक्शन टेक्निक, बायलैटरल प्रोफाइलेक्टिक मैस्टेक्टोमी, बायलैटरल साल्पिंगो ओफ्रेक्टोमी एंड SERM टैमोक्सिफिन थेरेपी। मोस्ट कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो अपर आउटर क्वाड्रेंट में होता है। ओके, अपर आउटर क्वाड्रेंट में सबसे ज़्यादा होता है ब्रेस्ट कैंसर, और जो लोअर इनर क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे सबसे कम होता है, लोअर इनर में सबसे कम होता है। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, मोस्ट कॉमन टाइप इज इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, और दूसरा नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। कुछ स्पेशल टाइप्स लाइक ट्यूबुलर, ओके, इट इज़ द बेस्ट प्रोग्नोसिस, म्यूसिनस एंड मेड्युलरी कार्सिनोमा हमने अभी देखा जो BRCA1 जीन म्यूटेशन हो रहा था एंड इट हैज़ वर्स्ट प्रोग्नोसिस। ओके, BRCA1 म्यूटेशन वाले कैंसर अग्रेसिव होते हैं, तो ये मेड्युलरी भी उसी टाइप का है, इट हैज़ वर्स्ट प्रोग्नोसिस। फिर इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, इसमें सिंगल फाइल पैटर्न देखने को मिलती है हमें एंड E कैथरीन जीन म्यूटेशन होता है। तो ये याद रखना है, E कैथरीन जीन म्यूटेशन सीन इन
इन्वेजिव, ओके, यहाँ पे ई कैथरीन इन है यहाँ पे, तो इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन इन्वेजिव लोब्यूलर वर्सेस डक्टल कार्सिनोमा, के लोब्यूलर और डक्टल कार्सिनोमा के बीच में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। ये ई कैथरीन जीन म्यूटेशन ऑल्सो सीन इन डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर, के ई कैथरीन सीन इन इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। ये द मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इट इज़ बेस्ड ऑन जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, ये भी याद रखना है। मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इट इज़ बेस्ड ऑन जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग। तो इसमें 3 रिसेप्टर होता है और एक इम्यूनो हिस्टोकेमिकल मार्कर है। तो 3 रिसेप्टर कौन से हैं? ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, HER2 न्यू रिसेप्टर एंड जो IHC है वो है KI67। ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, HER2 न्यू रिसेप्टर एंड KI67 IHC। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर जो होता है दे आर न्यूक्लियर रिसेप्टर, मतलब ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। HER2 न्यू रिसेप्टर दे आर मेम्ब्रेनस रिसेप्टर, मतलब ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ये KI67 इट इज़ अ प्रोलिफरेटिव इंडेक्स मार्कर, मतलब जो ट्यूमर सेल्स है वो कितनी जल्दी मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिनोट करता है ये KI67। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर ज़्यादा मतलब क्विकली एंड रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं ट्यूमर सेल, अगर लो होगी तो स्लोली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये KI67 की सिग्निफिकेंस। अब जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर दे आर मेजर्ड ड्यूरिंग ऑल रेड स्कोर एंड HER2 न्यू रिसेप्टर उसकी जो ग्रेडिंग होती है वो 0, +1, +2 एंड +3। उसमें 0 एंड +1 दे आर नेगेटिव, +3 वो पॉजिटिव, +2 वो इक्विवोकल है, मतलब कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। तो इसलिए हम करेंगे फिश टेस्ट विच इज़ फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। अगर एम्प्लीफिकेशन प्रेजेंट हुआ देन इट इज़ पॉजिटिव, अगर एम्प्लीफिकेशन नेगेटिव हुआ या नॉन एम्प्लीफाइड हुआ देन नेगेटिव। तो HER2 न्यू रिसेप्टर के बारे में। अब ER एंड PR रिसेप्टर पॉजिटिव होगा, ER PR पॉजिटिव होगा तो जो अपीयरेंस होगा वो ब्राउन न्यूक्लियस होगा, क्योंकि ER PR वो न्यूक्लियर रिसेप्टर है तो न्यूक्लियस भी स्टेन होगा, तो पूरा न्यूक्लियस वो ब्राउन अपीयर करेगा। HER2 में क्या होगा? इट इज़ अ मेम्ब्रेनस रिसेप्टर, तो उसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो स्टेन होगी ब्राउन कलर की, न्यूक्लियस वो एम्प्टी रहेगा। तो इस तरीके का अपीयरेंस होगा दोनों का, HER2 न्यू एंड ER PR रिसेप्टर का। अब मॉलिकुलर सब टाइप्स देखते हैं। तो लुमिनल ए, इसके मॉलिकुलर सब टाइप कितने होते हैं? लुमिनल ए, लुमिनल बी, बेसल टाइप और 2 एक्स्ट्रा भी है वो हम देखेंगे। पहले लुमिनल ए, ये 3 देख लेते हैं। तो लुमिनल ए इट इज़ ER पॉजिटिव, PR पॉजिटिव, HER2 न्यू नेगेटिव एंड KI67 इज़ लो। ओके, फिर से लुमिनल ए जो होता है वो ER PR पॉजिटिव होता है, HER2 नेगेटिव होता है एंड KI67 इज़ लो। इट इज़ द मोस्ट कॉमन सब टाइप एंड इट हैज़ द बेस्ट प्रोग्नोसिस। ओके, याद रखना लुमिनल ए जो है मोस्ट कॉमन सब टाइप है एंड इट हैज़ बेस्ट प्रोग्नोसिस। ER PR पॉजिटिव है, HER2 न्यू एंड KI67 इज़ लो। फिर लुमिनल बी मेजोरिटी होता है, लुमिनल बी माइनॉरिटी होता है। लुमिनल बी मेजोरिटी जो होता है उसमें तीनों रिसेप्टर पॉजिटिव होता है, ER PR पॉजिटिव एंड HER2 न्यू भी पॉजिटिव, और KI67 वो लो होता है, लो हाई कुछ भी हो सकता है। लुमिनल बी माइनॉरिटी तो इसमें एक नेगेटिव आ जाएगा, तो अगेन ER PR पॉजिटिव, HER2 न्यू नेगेटिव। लेकिन ये तो दोनों का सेम हो गया, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय KI67 वैल्यू। तो लुमिनल बी माइनॉरिटी उसमें KI67 ज़्यादा होता है और लुमिनल ए में वो KI67 लो होता है, तो इससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये लुमिनल बी मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। उसके बाद बेसल सब टाइप उसमें इट इज़ नोन एज ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। इसमें ER PR HER2 न्यू तीनों नेगेटिव होते हैं। ओके, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर वो है बेसल सब टाइप, और KI67 वो भी हाई होता है। तो इट हैज़ वर्स्ट प्रोग्नोसिस, यंग पेशेंट में ज़्यादा दिखता है एंड इट हैज़ हाई इंसिडेंस ऑफ विसरल मेटास्टेसिस। ओके, बेसल टाइप में मेटास्टेसिस भी ज़्यादा होता है। TNBC पैराडॉक्स, ये इसका मतलब क्या होता है कि बेसल टाइप के जो कार्सिनोमा होता है दे इनिशियली शो गुड रिस्पॉन्स टू एंथ्रासाइक्लिन कीमोथेरेपी। तो एंथ्रासाइक्लिन कीमोथेरेपी जब हम देंगे तो इनिशियली गुड रिस्पॉन्स होगा, लेकिन यूजुअली इट रिलैप्स ऑकर्स इन 1.5 to 2 years। कि इनिशियली अच्छा रिस्पॉन्स होगा लेकिन 1-2 साल में रिलैप्स होगा, तो इसे कहते हैं TNBC पैराडॉक्स। और एक मार्कर है विच इज़ साइटोकैराटिन 5/6, तो वो भी यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो ट्रिपल नेगेटिव बेसल टाइप, ट्रिपल नेगेटिव, फर्स्ट प्रोग्नोसिस, यंग पेशेंट, हाई मेटास्टेसिस, TNBC पैराडॉक्स एंड ये साइटोकैराटिन 5/6 पॉजिटिव। ये ट्रिपल नेगेटिव एंड KI67 इज हाई। उसके बाद और 2 सब टाइप है विच इज़ क्लोडिन लो, इसमें अगेन सेम होता है जो TNBC वाला था, तीनों माइनस, KI67 हाई, लेकिन इसमें जो साइटोकैराटिन 5/6 था वो नेगेटिव होता है। कि क्लोडिन में पूरा सेम होता है, सिर्फ साइटोकैराटिन 5/6 वो नेगेटिव होता है। फिर HER2 न्यू एनरिच्ड, इसमें ये 2 नेगेटिव होता है, ER PR एंड HER2 न्यू वो पॉजिटिव होता है, और KI67 लो या हाई होता है। लेकिन इसका प्रोग्नोसिस रिसेंट टाइम्स में अच्छा हुआ है ड्यू टू एनी स्पेसिफिक ड्रग नोन एज हर्सेप्टिन या फिर ट्रांसटूजुमाब। तो ये इसे याद रखना। तो ये था पूरा मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस ट्रू कट बायोप्सी फॉर डायग्नोसिस। स्टेजिंग के लिए PET CT।
एंड आइसोटोप यूज दिस 18 FDG, ओके, याद रखना है 18 FDG। TNM स्टेजिंग, TNM स्टेजिंग ये जो प्रीफिक्स है CTNM, PTNM, RMY, इसका मतलब क्या होता है? C मतलब क्लिनिकल TNM स्टेजिंग, मतलब अब क्लिनिकली स्टेज कर रहा है ब्रेस्ट कैंसर को, तो C मतलब क्लिनिकल, P मतलब पैथोलॉजिकल स्टेजिंग, R मतलब रेकरेंट ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग, कि R रेडियोलॉजिकल नहीं है, R इज़ रेकरेंट, M इज़ मल्टीपल, Y इज़ आफ्टर न्यू एडजुवेंट थेरेपी। मगर सपोज़ कोई एक बहुत ही लार्ज साइज़ का ट्यूमर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसमें पहले कीमोथेरेपी देंगे ताकि उसकी साइज़ रिड्यूस हो जाए, और उसके बाद जब हम स्टेजिंग करेंगे उसे कहते हैं आफ्टर न्यू एडजुवेंट थेरेपी, YTNM, एंड ATNM इज़ ऑटोप्सी। तो ये C क्लिनिकल, P पैथोलॉजिकल, R इज़ रेकरेंट, M इज़ मल्टीपल, Y इज़ आफ्टर न्यू एडजुवेंट थेरेपी, एंड A इज़ ऑटोप्सी। अब देखते हैं T स्टेज। PTX ट्यूमर कैन नॉट बी असेस्ड, PTO नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, PTIS इन सिटू कार्सिनोमा, PTIS DCIS हो सकता है, या फिर पगेट डिसीज। एक और चीज़ याद रखनी है कि लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू इज़ नो लॉन्गर अ मैलिग्नेंट डिसीज, इट इज़ कंसिडर्ड एज बिनाइन कंडीशन। तो इसलिए ये लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू वो यहाँ से निकल दिया है। तो PTIS में DCIS होगा एंड पगेट्स डिसीज होगी। PT1MI विच इज़ माइक्रो ट्यूमर साइज इज लेस देन 1 mm। तो हम ये पैथोलॉजिकल स्टेजिंग देख रहे हो, पैथोलॉजिकल स्टेजिंग जो होता है बाय ट्रू कट बायोप्सी। तो PT इसमें T1A होता है, T1B एंड T1C। T1A इज ट्यूमर साइज इज बिटवीन 1 to 5 mm, B में 5 to 10 mm एंड C में 10 to 20 mm, T2 में 20 to 50 mm, T3 में मोर देन 50 mm, ओके 50 mm भी कह सकते हो या फिर 5 सेंटीमीटर भी कह सकते हो। ओके अगेन T1A B C, T1A में 1 to 5, फिर उसके बाद 5 to 10, 10 to 20, उसके बाद T2 में 20 to 50, T3 में मोर देन 50 mm। अब T4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें T4A मतलब चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट, ओके चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट इज T4A। चेस्ट वॉल में अभी सेरेटस, एंटीरियर रिब्स, इंटरकोस्टल मसल, ये सब इन्वॉल्व होगा तो हम कहेंगे कि ये चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट है। पेक्टोरालिस मसल्स दे आर नॉट कंसिडर्ड इन चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट, तो ये भी याद रखना है। पेक्टोरालिस मसल लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट हुआ है। चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट नहीं, ये सेरेटस एंटीरियर आता है, रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल आता है। तो ये T4A। T4B इज स्किन इन्वॉल्वमेंट, जिसमें हमें स्किन चेंजेस दिखेंगे लाइक प्योदो ऑरेंज अपीयरेंस, अल्सरेशन, सैटेलाइट नोड्यूल्स, ये सारे स्किन इन्वॉल्वमेंट। डिम्पलिंग एंड रिट्रैक्शन दे आर नॉट इंक्लूडेड। तो ये T4B। T4C इज स्किन चेस्ट इन्वॉल्वमेंट प्लस स्किन इन्वॉल्वमेंट, तो A+B वो है C, T4C। T4D इज इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर, ओके इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर इट हैज वर्स्ट प्रोग्नोसिस। तो ये T स्टेजिंग हो गई हमारी। T1A, T1ABC, T2, T3, T4, उसमें भी ABCD। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। T4A में चेस्ट वॉल, फिर स्किन, फिर C में A+B एंड D में इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर। अब नोडल स्टेजिंग लिम्फ नोड की, तो N0 इज नो लिम्फ नोड, NX इज लिम्फ नोड कैनॉट बी असेस्ड, N1 मतलब मोबाइल एक्सिलरी लिम्फ नोड, ओके N1 मोबाइल एक्सिलरी लिम्फ नोड, N2 उसमें A एंड B, N2A उसमें फिक्स्ड या फिर मेटेड एक्सिलरी लिम्फ नोड। N1 में क्या था? मोबाइल एक्सिलरी, N2A में हो गया फिक्स्ड या मेटेड एक्सिलरी लिम्फ नोड, N2B में इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, ओके ओनली इंटरनल मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी दे आर नॉट इन्वॉल्व, तो सिर्फ इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुए। देन N2B। उसके बाद N3 में A में इंफ्राक्लेविकुलर, N3B वो है इंटरनल मेमोरी प्लस एक्सिलरी, और N3C वो है सुपराक्लेविकुलर, ओके A जो है वो इंफ्राक्लेविकुलर है, C है वो सुपराक्लेविकुलर, और B जो है वो ऊपर वाले दो का मिक्स है, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड। अब कॉन्ट्रालैटरल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट इन ब्रेस्ट कैंसर इट इंडिकेट्स मेटास्टेसिस, ओके उसमें हम वो लिम्फ नोड काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये सारे सेम साइड ऑफ द ट्यूमर वाले लिम्फ नोड है कि अगर कॉन्ट्रालैटरल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुआ है तो उसे हम मेटास्टेसिस कंसिडर करेंगे, डिस्टेंट मेटास्टेसिस। तो ये भी याद रखना, ओनली ऑन द सेम साइड लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट इज कंसिडर। मेटास्टेसिस के बारे में M0 इज नो डिस्टेंट मेट्स, MX इज डिस्टेंट मेट्स कैनॉट बी असेस्ड, M1 इज डिस्टेंट मेटास्टेसिस इज प्रेजेंट। तो ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। N1 मोबाइल एक्सिलरी लिम्फ नोड, N2 उसमें A जो है फिक्स्ड एक्सिलरी लिम्फ नोड, N2B वो है ओनली इंटरनल मेमोरी, N3A हैज़ इंफ्राक्लेविकुलर, फिर है इंटरनल मेमोरी एंड एक्सिलरी, उसके बाद है सुपराक्लेविकुलर, तो ये N3C, N1, N2, N3 हो गए। और मेटास्टेसिस का भी देख लिया। अब डिस्टेंस मेटास्टेसिस, तो मोस्ट कॉमन साइट वो है बोन, तो ये भी याद रखना, लंग्स नहीं, लिवर नहीं, बोन इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो बोन में भी वर्टिब्रल कॉलम सबसे ज़्यादा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैटसन्स प्लेक्सस, कि ये वन वे वॉल्वलेस वेन्स होती है यहाँ पे बैटसन्स प्लेक्सस में, इसलिए ये वर्टिब्रल कॉलम में ज़्यादा देखने को मिलता है मेटास्टेसिस के बैटसन्स प्लेक्सस। मोस्ट कॉमन वर्टिब्रे वो है लंबर, उसके बाद थोरेसिक। लंबर वर्टिब्रे इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व वर्टिब्रे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेटास्टेसिस तो वो होता है ऑस्टियोलिटिक, के ऑस्टियोलिटिक लीजन्स होते हैं कंपेयर टू ऑस्टियोब्लास्टिक।
प्रोस्टेट कैंसर, उसमें भी सारा कुछ सेम ही है, उसमें मोस्ट कॉमन साइड बोन है, वर्टिब्रल कॉलम इन्वॉल्व होता है, लंबर वर्टिब्रे, लेकिन उसमें जो टाइप ऑफ मेटास्टेसिस वो होता है ये ऑस्टियोब्लास्टिक। के प्रोस्टेट कैंसर में ऑस्टियोब्लास्टिक लीजन होता है और ब्रेस्ट कैंसर में ऑस्टियोलिटिक। कि बी नहीं है, बी साथ में नहीं है, ब्रेस्ट में ब्लास्टिक लीजन नहीं है, ब्रेस्ट में ऑस्टियोलिटिक है, प्रोस्टेट में ऑस्टियोब्लास्टिक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। अब कुछ अपडेट्स हैं इन ब्रेस्ट कैंसर स्टेजिंग। तो आइसोलेटेड ट्यूमर सेल्स दे आर कंसिडर लेस देन 0.2 mm या फिर लेस देन 200 सेल, तो उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड ट्यूमर सेल्स। माइक्रोमेटास्टेसिस 0.2 mm से लेके 2 mm तक, तो उसे हम कहते हैं माइक्रोमेटास्टेसिस, या फिर क्लस्टर मोर देन 200 सेल। ये सिर्फ याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, इफ़ द सेंटिनल लिम्फ नोड्स हैव आइसोलेटेड ट्यूमर सेल्स या मेटास्टेसिस, माइक्रोमेटास्टेसिस, इट इज़ कंसिडर्ड एज नेगेटिव। कि सेंटिनल लिम्फ नोड में हम चेक करेंगे अगर उसमें आइसोलेटेड ट्यूमर सेल्स है या फिर माइक्रोमेटास्टेसिस है, तो फिर हम सेंटिनल लिम्फ नोड जो है उसे रिमूव नहीं करेंगे, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज नेगेटिव। तो ये था ब्रेस्ट कैंसर स्टेजिंग।